કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ ભોપાલમાં રસ્તા અને પુલ નિર્માણમાં ઉદયમાન પ્રવૃત્તિઓ અને ટેકનોલોજી વિષયક સેમિનારનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ સેમિનાર રવિન્દ્ર ભવન ખાતે યોજાયો અને તેલંગાણા પબ્લિક વર્ક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અને ઇન્ડિયન રોડ કોંગ્રેસ દ્વારા સંયુક્ત રીતે આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ સેમિનારમાં દેશભરના લગભગ 450 પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો. સેમિનારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ અદ્યતન ટેકનોલોજીનો પ્રચાર કરવો, નિર્માણ કાર્યમાં પારદર્શિતા વધારવી અને જાહેર કલ્યાણ માટે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી હતો. મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવ અને જાહેર નિર્માણ વિભાગના મંત્રી રાકેશ સિંહે કેન્દ્રીય મંત્રીનું સ્વાગત કર્યું. સેમિનાર દરમિયાન વિવિધ ટેકનોલોજી અને ઇજનેરી પદ્ધતિઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેમાં EPC કોન્ટ્રાક્ટ એક્ઝિક્યુશન, નવીન ટેકનોલોજી અને પુલ નિર્માણના ઉદાહરણો સામેલ હતા. નીતિન ગડકરીએ જણાવ્યું કે અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને અમે રસ્તા અને પુલ નિર્માણમાં ગુણવત્તા અને કાર્યક્ષમતા વધારી શકીએ છીએ. આ સેમિનાર દ્વારા અમે નિર્માણ ક્ષેત્રમાં નવીનતમ ટેકનોલોજી અને પદ્ધતિઓને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છીએ. સેમિનાર દરમિયાન વિવિધ ટેકનિકલ સત્રોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં EPC કોન્ટ્રાક્ટના વિવિધ પાસાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી. આ સત્રોમાં નિષ્ણાંતોએ પોતાના અનુભવ અને જ્ઞાનને શેર કર્યું. આ સેમિનાર દ્વારા નિર્માણ ક્ષેત્રમાં નવીનતમ ટેકનોલોજી અને પદ્ધતિઓને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે. આ રીતે ભોપાલમાં યોજાયેલા સેમિનાર દ્વારા રસ્તા અને પુલ નિર્માણમાં અદ્યતન ટેકનોલોજી અને પદ્ધતિઓનું પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે. मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी अनेक सालों तक पार्लियामेंट में मेरे साथ जिन्होंने काम किया, ऐसे मेरे सहयोगी और PWD मिनिस्टर आदरणीय राकेश सिंह जी 1.5 साल तक मेरे विभाग के सचिव के रूप में बहुत अच्छा कार्य जिन्होंने किया और अभी आपके चीफ सेक्रेटरी है ऐसे आदरणीय अनुराग जैन जी, आदरणीय KC गुप्ता ACS गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, अविनाश लावानिया, चंद्रमोहन ठाकुर जी, कमलेश कुमार पिपरी जी प्रेसिडेंट IRC, SK निर्मल सेक्रेटरी जनरल, श्री S सालुंके वाइस प्रेसिडेंट, श्री मोहित वर्मा वाइस प्रेसिडेंट, श्री RK मेहरा इंजीनियर इंचार्ज, श्री SS बघेल और उपस्थित देश भर से आए हुए सभी इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मुझे आज इस कार्यक्रम में आने के बाद बहुत खुशी हुई. खुशी इस बात की हुई कि रोड कंस्ट्रक्शन और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में जो क्वालिटी है और जो नई नई टेक्नोलॉजी है और उसके बारे में एग्जीक्यूशन करते समय अपने विचार मंथन से क्या सुधार करना चाहिए, कौन सी नई टेक्निक अपनानी चाहिए, इसके लिए IRC ने जो इनिशिएटिव लिया है और आप सब लोग इसमें शरीक हुए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत बहुत आनंद और अभिनंदन का विषय है. मैं IRC को और मध्य प्रदेश PWD को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं. हमारी कोशिश यही है कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करें और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करें. हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व आप सब लोग जानते हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारे देश के इकोनॉमी को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाना है. एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है और ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री को बढ़ाकर हमारे देश की ग्रोथ रेट को जैसे बढ़ाना है, वैसे रोजगार का भी निर्माण करके हमारे देश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना है. किसी भी देश के विकास में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका किसी की है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है. वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 चीजें जहां डेवलप होगी वहाँ ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री खड़ी होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और जहाँ ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस खड़ा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ रोजगार निर्माण होगा और जहाँ रोजगार निर्माण होगा
वहाँ की गरीबी दूर होगी। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और इसलिए हमें वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है और हमारे देश में जो अच्छे प्रयोग है, उस प्रयोग को स्वीकार कर हमें इस सेक्टर को क्वालिटेटिव बनाना है। मैं अपने लाइफ में दो बातें बहुत याद रखता हूँ। पहली बात है कि नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future। और ये जो नॉलेज है आपको आपके महाविद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में तो मिला है, पर इस नॉलेज का उपयोग करके ओनरशिप के साथ अगर आपकी विजन क्वालिटेटिव होगी, जो अच्छी बातें उसको स्वीकारते हुए आगे जाएगी, तो देश के भविष्य को बदलने की आपकी ताकत है। आप हमारे आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा हैं, और इसलिए आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके अनुभव से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप सबका योगदान बहुत बड़ा है। कभी कभी मंत्री होने के नाते बहुत सी बातों का क्रेडिट मिलता है हमको, और इसलिए लोगों को लगता है कि ये रोड इन्होंने बनाया। मैं थोड़ी रोड बनाने के लिए आता हूँ, ये रोड तो आप काम करते हैं, और इसलिए जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसका क्रेडिट मिलता है, और जब गड्ढे पड़ते हैं तो भी हमको डिस्क्रेडिट भी मिलता है। लोग तुरंत सोशल मीडिया पे ठोकने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखते। तो इसलिए ये जो आपने सबने मिलकर जो काम किया है, उसके कारण कभी कभी ये जो अच्छी बात है, क्रेडिट है, वो हमको मिलता है। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, वैसे बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पर मैं एक मैनेजमेंट में एक बात बहुत अच्छी तरीके से सीखा कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने जब बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। एंड दिस ट्वाइस ए बी is a result of collective team spirit. We need to establish coordination, cooperation and communication between the stakeholders. जब हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलते हैं। मैं अक्सर हमारे सहयोगी को कहता हूं कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए जो जो छोटे छोटे लोग भी होते हैं, वो भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और जो अच्छी बातें बताते हैं उसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है, तो उसको स्वीकारना, और हमारी कुछ कमियां लोग ध्यान में लाकर देते तो उसको निश्चित रूप से कम करने की कोशिश करना, दैट इज टू बी द बेस्ट वे फॉर सक्सेस। और इसलिए नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज एज ए पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरी एक बात जो है, वो जो मैं अक्सर याद रखता हूं, वो है वेस्ट टू वेल्थ। मैं अक्सर ये बात पे विश्वास रखता हूं कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप that you can convert waste into wealth। अभी कुछ दिन पहले हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास 450 एकड़ जगह डंप यार्ड की थी। अब हमने टेक्नोलॉजी लाई, गंदा पानी जो था वो बेच दिया, तो 300 करोड़ रुपए साल के मिलते, शुद्ध करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को पावर जनरेशन को दिया। लोग टॉयलेट में पानी डालते, हमको पैसे मिलते हैं 300 करोड़ साल के। फिर कचरे में हमने उसको सेग्रीगेट किया और एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लाई। ग्लास, मेटल और प्लास्टिक को रिसाइकलिंग हुआ, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट थे वो बायोडाइजेस्टर में डाल के
उसे मीथेन बनाकर बायो सीएनजी बन गया, तो गैस बन गया, तो कचरे के लिए इतनी जगह ही लगती नहीं थी। फिर मेरे मन में आया, मैंने हमारे कमिश्नर को कहा कि हमारा शहर एजुकेशनल हब बनना चाहिए। तो मैं पूना में मेरे बड़े अच्छे संबंध है, सिम्बोसिस करके यूनिवर्सिटी है, उनके मुजुमदार करके चेयरमैन थे, उनको मैंने कहा मुजुमदार साहब आपको मेरे लिए एक बात करनी होगी। बोले क्या करना है? मैंने बोला नागपुर में आपका कैंपस खोलिए। तो उन्होंने कहा कि एक कंडीशन पे खोलूंगा, अगर आप मुझे जगह दोगे तो मैंने आने के बाद सोचा कि जगह कहाँ मिलेगी शहर में, तो ये डंप यार्ड खाली हुआ था। तो मैंने हमारे कमिश्नर को कहा कि एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेकर एक टेंडर निकालो और 1 रुपए के लीज पर 110 एकड़ जगह हमने 30 साल के लिए सिम्बोसिस को दी। और फिर सिम्बोसिस में मुजुमदार साहब और उनके लड़की को कहा कि डिज़ाइन मेरे बिना नहीं मंजूर करना, आर्किटेक्ट मैं सिलेक्ट करूंगा। और मेरे मित्र है मुंबई में, मैं काफ़ी दिनों तक था ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर करके, ही इज प्रूव टू बी द वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट इन द कंट्री। तो मैंने उनको फ़ोन किया, और वैसे भी उनको पहले मैंने हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने के लिए बुलाया। तो कभी कभी वो मुझे कहते कि नितिन जी तुमने मुझे कहाँ फंसाया। हमने एक रेलवे लाइन शहर से जाती थी डिफेंस में, तो वो लाइन हमने 2.5 करोड़ रुपए में खरीद ली, और हफीज को कहा कि इस पर एक अच्छा 35 हेक्टेयर जमीन थी, और उसमें हमने एक बहुत अच्छा डिज़ाइन किया मार्केट का, और उसका नाम रखा लंदन स्ट्रीट, बाद में ऑरेंज स्ट्रीट किया। 24 पैकेजेस हुए, और अभी तक 7 पैकेजेस हमने बेचे हैं, और कारपोरेशन को 2,500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, और वो डिज़ाइन किया हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने। पर वो कारपोरेशन में काम करते करते इतना तंग हो गया कि बहुत बार मेरे पास आया कि बोले मुझे ज़रा आप यहाँ से छुट्टी दो। बोला नहीं। मैंने बोला आप दुनिया में काम करते हो, अमेरिका में काम करते हो, इंग्लैंड में काम करते हो, दुबई में करते हो, जरा कारपोरेशन में भी काम का अनुभव लो। अगर यहाँ तुम फिट हो गए तो दुनिया के कहीं भी काम के लिए आप फिट हो जाएंगे। अभी 7 पैकेजेस हो गए पूरे। तो उनको मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी का डिज़ाइन करो। यूनिवर्सिटी आई, 450 करोड़ का कॉम्प्लेक्स बना। इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लेक्स इन द कंट्री। अब 15,000 लड़के पढ़ रहे हैं, और जितने पढ़े उतने फॉरेन में चले गए। बहुत लोगों को रोजगार अच्छा देश में मिला, और बहुत से फॉरेन में चले गए। फिर मैंने, हमारे मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी, उनको कहा कि आप अपने यहाँ नरसिंह मुंग जी आनी चाहिए। तो फिर वो अमरीश भाई जो हमारे नरसिंह मुंग जी के प्रमुख है, वो बोले मुझे जगह दो। फिर कचरे वाली जगह निकाली, फिर 50 एकड़ उनको दी, और परसों उनका भी भूमि पूजन हो गया। और वो केजी टू पीजी करीब 850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और नागपुर में दोनों इंस्टीट्यूशन आ गई, और इसलिए हमारे यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई। तो मैंने कहा ये वेस्ट टू वेल्थ नहीं है, ये वेस्ट टू नॉलेज है, क्योंकि कचरे के डंप यार्ड के ऊपर उसका उपयोग हुआ। तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी कचरे के तो हो गई। अनुराग जी अब हमारे यहाँ से आए, उन्होंने 3 बातें उनकी विशेषता है। एक जो गति शक्ति करके ये जो योजना बनाई, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन हो, सरकार में साइलोज में काम करती है, एक दूसरे से कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा है कि एक अधिकारी ने दूसरे से बात नहीं करना, चर्चा नहीं करना और सुनना नहीं, तो कोई बात नहीं करता। तो पहला आया कि रेलवे अलग ब्रिज बना रहा है, हम अलग बना रहे हैं, और रोड व तीसरा कोई और चौथा कर रहा है। तो फिर प्रधानमंत्री जी बोलते थे बार बार ये साइलोज में चलता है। तो अनुराग जी का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए कि उन्होंने गति शक्ति, ये जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया, अब इसके कारण हमको सब समझ जाता है। और जो उन्होंने उनके भाषण में कहा, आप जिस स्टेट से आए हो, ये गति शक्ति को, इस सॉफ्टवेयर को ले जाकर आप इसकी शुरुआत करिए। इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक है कि मैं अभी दिल्ली बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे हेलीकॉप्टर से देख रहा था, तो 3 बड़े बड़े टावर रोड में आए, और उसको उठाने के लिए 300-400 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो मेरे साथ वो भी मध्य प्रदेश के थे, अच्छे अधिकारी थे, पांडे करके, सागर के, रिटायर्ड हुए भी, मेंबर रहने चाहिए। मैंने कहा पांडे जी तुमने IIT पास किया है ना? बोले हाँ।
मतलब तुमको समझ में नहीं आता, ये टावर थे, थोड़ा रास्ता सरका देते तो ये 450 रुपये काय के लिए खर्चा होते। बोले साहब आप सही है, पर ये डीपीआर वालों ने गलती की। ये डीपीआर वाले तो इतने महान लोग हैं कि एक एक जन को पद्मश्री और पद्म विभूषण नहीं देना चाहिए। मैंने कितने गंदे काम हो सकते हैं, कितने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कोई घर में बैठ के गूगल पे ही प्लान करते हैं। आई एम सॉरी अगर उनमें से कुछ हो गए तो उनकी क्षमा मांगता हूं। भाई पैसा 2 पैसे ज्यादा लो, काम परफेक्ट करो ना। और हम सब जो हमारा चलता है मिनिस्ट्री का झंझट, अनुराग जी और हमको ये नया ईओटी दो, एक्सटेंशन ऑफ वर्क दो, एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क करो, पूरा डीपीआर गलत, अलाइनमेंट गलत, और हम यही करते करते हमारी सब समय चला जाता है। तो पहली बात परफेक्शन इन डीपीआर। और इसलिए हमारे जो पीडीआरओ होते हैं और आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर होते हैं, वो कोई भी रोड प्रोजेक्ट करने के पहले कभी साइट पर जाते हैं क्या? देखते हैं क्या उसको? कहाँ मंदिर आ रही, कहाँ मस्जिद आ रही, पूरा रोड बना दे और मस्जिद और मंदिर के सामने काम बंद कर देते और फिर हमारे पास आते, साहब इसको कैसे निकालना। अरे भाई पहले ध्यान में आता तो रोड बाजू से ले जाते थे। इसका कारण वो गूगल पे बैठ कर तय होता है। तो पहली बात यह है कि ओनरशिप चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो हमारा डीपीआर जो है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर को कहूंगा कि आपके पास आईआईटी भी होंगी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी होंगे, इनके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 5-10 लाख रुपए बच्चे को भी अनुभव मिलेगा, उनको बोलो कि ये डीपीआर चेक करो। और आपको ये डीपीआर अगर चेक होगा तो बहुत सी गलतियां ध्यान में आ जाएगी, जिसके कारण फ्यूचर के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो पहली बात तो एक स्वाभाविक है, और दूसरे फिर अथॉरिटी इंजीनियर है। अभी हमने काफी सुधार किया है उसमें। ये इनको इंडिपेंडेंट इंजीनियर कहते हैं। मैंने कहा पहला इनका नाम बदलो, ये डिपेंडेंट इंजीनियर रखो। कोई तो भी 70 साल का, 75 साल का रिटायर्ड आदमी, वही डीपीआर बनाने वाली भी कंपनियां उनकी है। बाकी भी मैं तो बोला अभी ऑफिशियल करो, जितने गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको डीपीआर बनाने के लिए और प्रोत्साहित करो लगे तो, क्योंकि उनके नॉलेज का और एक्सपीरियंस का उपयोग होगा। अब ये जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर है, अब उसके लिए भी हमने काफी चेंजेस किए। जब अनुराग जी थे, अब उनको जिम्मेदार पकड़ा, और इसलिए ये ग्राउंड लेवल पर ये 2-3 बातें जब तक नहीं हो पाएगी, तब तक मुझे लगता है कि हमारा परफेक्शन नहीं होगा। आज हमारे देश का रोड नेटवर्क 63 लाख किलोमीटर है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि अभी सुंदरलाल पटवा जी जब मंत्री थे और मैं मुंबई में मंत्री था, तो सुंदरलाल पटवा जी ग्रामीण विकास मंत्री थे और मेरे पीछे मुंबई में मेरे घर पे उतरते थे। मेरे उनके पारिवारिक संबंध बहुत घनिष्ठ थे। तो एक दिन मुझे कहा, नितिन अटल जी को मिलने के लिए तुमको दिल्ली आना है। तो मैं, पटवा जी क्यों, मुझे क्यों मिलना है? बोले मैं बोल रहा हूँ आना इस तारीख को आओ। मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं बोला आता हूँ। मैं अटल जी के पास गया और उन्हें पहले बात करके रखी थी और अटल जी ने मुझे कहा कि तुमने वो शहरों में बहुत काम किया, फ्लाईओवर वगैरह, तुम ये प्रधानमंत्री, ये जो ग्राम सड़क योजना है गांव को जोड़ने वाली, ये तुम बनो। और 3-4 महीने मैंने उसके ऊपर काम किया। पटवा जी को प्रेजेंटेशन दिया, अटल जी को दिया, योजना उनको दी। फिर 1.5-2 महीना कुछ हुआ ही नहीं। फिर पटवा जी ने अटल जी की मीटिंग तय की और अटल जी मुझे तो प्रेम भी बहुत करते थे और मुझे बोले, क्यों, आपको काम बताया, अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ? तो मैंने हंसते हुए कहा, मैं थोड़ी देश का प्रधानमंत्री हूं, आप है, आप बताओ क्यों नहीं हुआ? तो बोला, मुझे बोले क्या है? मैंने बोला ये नीति आयोग में ये व्यक्ति है, वो बोलता है कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये स्टेट सब्जेक्ट है। देयर आर 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो गांव को जोड़ने का काम है ये स्टेट लिस्ट में है और वो कहता है कि प्रधानमंत्री जी, वी कैन नॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, इसलिए ये हो नहीं सकता। तो अटल जी ने मेरे तरफ देखा। अब मैं थोड़ा बोलने में आउटस्पोकन हूँ,
बोला अटल जी ये तुमको सलाह देने वाला तुमको डुबाने का काम कर रहा है। बोले कैसे? मैंने बोला इसको थोड़ी चुनाव लड़ना है, तुमको चुनाव लड़ना है और ग्राम सड़क योजना करोगे तो इतिहास में आपका नाम होगा। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने बोला इसकी कुछ मत सुनिए, और ठप्पा और आप साइन मारिए, आप तो वहां में वो आप जो बोलोगे वो होगा। और ये नहीं तो ये अगले बार तुम ये यहाँ चेयर पर तो आना चाहिए, ये काम नहीं होगा तो ये नियमों को कौन दुनिया याद करेगी? यू कैन आप कर सकते हो निर्णय। अटल जी ने पहली बार निर्णय किया, 15 दिन में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने घोषणा की और देश के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से करीब 3.5 लाख गांव उस तक उसको मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और इस योजना की शुरुआत अगर किसी ने की तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री सुंदरलाल पटवा जी ने की। ये इतिहास है और मेरा सौभाग्य है कि वो योजना बनाने के लिए मुझे मौका मिला। अब आपको ये ग्रामीण रोड से लेकर डिस्ट्रिक्ट रोड से लेकर स्टेट हाईवे से लेकर नेशनल हाईवे तक ये बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अनधिकृत लेआउट्स हैं, मैं अनुराग जी को पता है, आप एक बार आइए तो मैं आपको, तो मुझे रास्ते बनाने हैं। अब एक रास्ता रोड ये जो अनधिकृत लेआउट झोपड़पट्टी में बनाना, सरकार बोलते ये अनधिकृत है, पैसे नहीं है। अब मेरे को चुनाव लड़ना है तो उनके वोट नहीं मिलेंगे तो मैं कैसे जीतूंगा? तो फिर मैं सोचा और फिर मैंने एक एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाई और मैंने कहा मुझे 25 लाख रुपए किलोमीटर के अंदर रोड 10 साल टिकेगा, ऐसा रोड बन सकता है क्या? तो मैं सब साइंटिस्ट को उन्होंने बोला बन सकता है। तो मैं मिट्टी में 20% फ्लैश और उसने कहा सतना जो है तुम्हारे यहाँ वहाँ का चूना 4%, वो डालकर उसको सॉइल स्टेबलाइज करके फिर उसमें बाद में अगर हम रोलर घुमाएंगे तो रोड 5 साल टिकेगा। एक ने प्रपोजल दिया। दूसरे ने दिया कि ये जो स्टील स्लैग है जो हम रोड में यूज करते हैं उसको बारीक करके, वो भी मिलती है आजकल, वो वेस्ट मटेरियल है, उससे सीमेंट में ऐड होती है, स्लैग सीमेंट, और वो अगर हमने उसमें डाल दी तो अब मैंने उसकी योजना बनाई है और पहला पायलट प्रोजेक्ट का रोड बना है, अभी टेस्टिंग होगा। तो 25 लाख रुपए किलोमीटर। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई उसमें भी विशेष रूप से ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था कि डिजाइन कैसे बनाओ। अभी अनुराग जी थे तभी हमारे यहाँ सर्कुलर निकला है कि देखिए ये डांबर रोड बनाने में बहुत लोगों की खुशी है। हर साल रोड बनता है और हर साल गड्ढे पड़ते हैं और हर साल नया रोड बनता है, इसमें कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है। अब यह आनंद अगर खत्म करना है तो हमने अभी इसके ऊपर एक अल्ट्राटेक का व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट लाया है और वो आप व्हाइट टॉपिंग करा दो, 25 साल कुछ नहीं होगा। मैंने हमारे शहर में पूरा शहर कंक्रीट रोड में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल है, गड्ढी नहीं है। और आप अगर ये टेक्नोलॉजी लेंगे, वैसे मुझे बता रहे थे अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश जी कि उन्होंने इसको स्वीकार किया है, तो ये बिटुमिन रोड और पानी की दुश्मनी है और हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है और पानी जब गिरता है तो उसके कारण बड़े प्रमाण पर ये रोड खराब हो जाते हैं। तो ये अल्ट्राटेक का जो है ये रोड कैसे, इसके लिए भी आप लोग जरूर विचार करिए। जहाँ तक हम रोड बना रहे हैं उसकी हमारे राज्य के देश के विकास में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% है, चाइना की 8% है। परसों मैं अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया था, वहाँ के बड़े बड़े सीईओ आए थे, उनकी भी 12% है। और हमारे देश में ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने का सबसे बड़ा आवश्यकता है कि रेलवे की, वाटरवेज की और हाईवेज की इफिशिएंसी बढ़ानी होगी कम पैसे में। अभी आज मैं आ रहा था, वैसे बहुत दिन जब आता हूँ हवाई जहाज एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, बहुत सुंदर है भोपाल, ये लेक बहुत सुंदर है। तो मैं एक बार आया तब शिवराज जी को बताया
कि ऊपर से रोपवे बना दो और भोपाल को जोड़ दो, तो ऊपर के ऊपर लोग पानी के ऊपर से चले जाएंगे। फिर दूसरी बार मैंने आया तब उनको कहा अगर थोड़े पैसे खर्चा कर सकते हो तो पानी के अंदर इमेंस टनल बना दो ताकि चेर चार से वहाँ से निकल जाएंगे। आज मेरे मन में आइडिया आई, 15-20 करोड़ की है, पूरा भोपाल बदल जाएगा। मैंने ब्रह्मपुत्रा में और गंगा में करीब 17 जगह पर, ये जो गंगा नदी बीच में है ब्रह्मपुत्रा, उसके लिए हमने इस तीर से उस तीर जाने के लिए एक वो जो स्पेशल कोचिन शिपयार्ड ने रोडवे वो रोपैक्स वो एक नए बनाए, वो हमारे कोचिन शिपयार्ड जो है जो हमारी गवर्नमेंट की है, उसमें क्या करते हैं कि 5 मंजिले की, अभी मुंबई में आप आएंगे तो बीपीटी से अलीबाग जाइए, तो अलीबाग से आप मुंबई गोवा रोड पर जाने के लिए आपको 50 मिनट लगते हैं, और साउथ मुंबई से निकलकर रोड से जाओगे तो 2.5 घंटा लगता है। तो क्या हुआ कि ट्रक, बसेस, कार सब अंदर जाती है और लिफ्ट पे चढ़ के लोग ऊपर में एक रेस्टोरेंट बना वहाँ चले जाते हैं, और अभी अलीबाग जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, अब यह 17 मिनट में जा रही। अभी मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो मैंने उनको कहा ये वही उसमें लगा दो कि एयरपोर्ट में डायरेक्ट हमने एक जेटी बना दिया, और मैं शिपिंग मंत्री था। पूरे मुंबई में अलग अलग जगह पर लोग अपनी गाड़ी, कार और अपना ट्रक, बसेस उसमें डालेंगे। रोपैक्स फेमस है बहुत, कोचिन शिपयार्ड ही बनाती है, और उसमें बैठकर गाड़ी रख दो, 17 मिनट में मुंबई से कहीं भी तुम एयरपोर्ट चले जाओगे। अभी 3 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। तो मुझे मालूम नहीं है, भोपाल में आप एक बार लाओ और ये रोपैक्स लगा दो, अपनी गाड़ी, स्कूटर सब लगेंगी, वहाँ छोटा सा धक्का बनाना पड़ेगा और इधर से उधर पानी पे गाड़ी रख दी, उतर गया, चला गया, तो आपका सस्ते में काम हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशंस है, जैसे गंगा के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, ये निकलकर ब्रिज एकदम दूर है, तो 135-200 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। अब डायरेक्ट ये रोपैक्स के कारण लोग जा रहे हैं। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस है ये, और अभी आपको तो 2 दिन पहले मैं गया था, आपका भेल भोपाल में है ना, वो उनका मिथेनॉल की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मैंने किया, जनरल मानकेशा ऑडिटोरियम जो है उधर हमारे डिफेंस का, वहाँ। अब इन्होंने एक टेक्नोलॉजी तैयार की है भेल ने। उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उससे मिथेनॉल बनाया, और हमारे यहाँ मैंने बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट कॉरपोरेशन की 25 बसेस 15% मिथेनॉल डाल के अच्छी चलाई, एक सक्सेसफुल हुआ। अशोक लेलैंड ने ट्रक और बसेस लॉन्च की है, और अब मरीन इंजन मिथेनॉल के बन रहे हैं। तो मेरा आपसे एक सुझाव, मिथेनॉल का रेट है 22 रुपये लीटर और डीजल का है 120 रुपये लीटर। और अभी इन्होंने जो टेक्नोलॉजी तैयार की, जनरेटर सेट, अशोक लेलैंड और किर्लोस्कर के भी मार्केट में आ गए। तो जहां आप जनरेटर सेट यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, वहां इलेक्ट्रिक मशीनरी वो भी आ रही है। पूरे आपके जितने जनरेटर्स है वो अगर मिथेनॉल पे जाएंगे तो आप रोड को 1000 करोड़ के रोड में कम से कम 40 करोड़ की कॉस्ट कम कर लोगे। हम डीजल 100 करोड़ का रुपए का लगता है। तो पहली बात तो ऐसी है कि हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम कैसे करें। तो डीजल और पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो LNG, CNG, इलेक्ट्रिक, इसका उपयोग करेंगे, फायदा होगा। अभी आपके यहाँ मैंने बजाज की स्कूटर लॉन्च की थी 2 महीने पहले पूना में, 2 व्हीलर, वो थी बायो CNG के ऊपर। अब CNG बनता है परली से। हमारे यहाँ 400 प्रोजेक्ट शुरू है, 70 एक पूरे हो गए। मैं भी 10 टन CNG बना रहा हूँ। वो CNG में स्कूटर में डालने से एक किलोमीटर पेट्रोल की स्कूटर और मोटरसाइकिल का खर्चा 2 रुपये 25 पैसे आता है, और CNG का खर्चा 1 रुपये आता है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी बचत कितनी होगी। ये पेट्रोल डीजल की कार दिखने वाली नहीं है अभी। मेरा कैंपेन है इसके खिलाफ चलता है कि इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, और हमारे देश के हेल्थ प्रॉब्लम की सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन है। और ये ग्रीन फ्यूल, हमारे इथेनॉल, बाद में बायो CNG, ये अभी हम बिटुमिन भी बना रहे हैं। मैं परसों, हमारे यहाँ मीटिंग हुई,
सभी मैन्युफैक्चरर आए थे, इंडियन ऑयल के चेयरमैन थे। मैंने उनको एक काम दिया कि हमारे देश को 90 लाख टन बिटुमिन लगता है और हमारे देश की रिफाइनरी की कैपेसिटी केवल 50 लाख टन है मैक्सिमम, तो 40 से 50 लाख टन इंपोर्ट होता है। तो मैंने इंडियन ऑयल और बाकी सब रिफाइनरी को बोला कि आप क्या प्रयोग करो, आप ही करो कि 7% प्लास्टिक आप बिटुमेन में डालो और जो यूज टायर है दुनिया भर के वो देश में लाओ, उसकी रबर की पाउडर निकालो, 20 रुपए किलो मिलेगी, वो 15% डालो। और अभी जो परली से राइस स्ट्रॉ बन रहा है, परली से ये जो इथेनॉल बन रहा है, उसमें से लिग्नन करके 35% मटेरियल निकलता है और उसका भाव भी 10-15 रुपए किलो है। 35% लिग्नन। सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये अभी टेक्नोलॉजी का पेटेंट लिया है, इनको मालूम है, उसका जरा सबको जानकारी दीजिए। तो 35% लिग्नट, 15% रबर की पाउडर और 7% प्लास्टिक वेस्ट अगर बिटुमेन में डाल दिया तो बिटुमेन का 50 रुपए का रेट 35 रुपए पे आएगा रेट। तो आपका बिटुमेन सस्ता हो जाएगा और क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और वही अभी स्टैंडर्ड का बिटुमेन मैंने कहा आप ही तैयार करो और ये वेस्ट टू वेल्थ हो जाएगा। पूरा प्लास्टिक जो पड़ा हुआ है वो ऑयल कंपनियां खरीद लेगी, वेस्ट प्लास्टिक। रबर टायर है उसका भी यूज हो जाएगा। तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके एक्सपेरिमेंट करने होंगे और जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद शायद ये भी हो सकता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होंगे, कुछ नहीं होंगे। अभी मैं बहुत दिनों से 4-5-6 साल से प्रयास कर रहा था और इंडियन ऑयल के पीछे लगा कि ये परली जलती है पंजाब हरियाणा में और दिल्ली में प्रदूषण होता है। फिर मैंने हरियाणा के और पंजाब के मुख्यमंत्री को कहा कि इसको कलेक्ट करने के लिए आप पॉलिसी बनाओ, कंसेशन बनाओ। फिर भारत सरकार ने कुछ कंसेशन दिए। आपको ताज्जुब होगा कि पानीपत में प्लांट शुरू हुआ है, वो जो परली जलती थी उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल बन रहा है, 150 टन बायो बिटुमिन बन रहा है और 88,000 टन बायो एविएशन फ्यूल यानी ईंधन बन रहा है। और आप समझिए कि ये देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता है। ऊर्जादाता नहीं है, ईंधन दाता है। ईंधन दाता नहीं है, बिटुमिन दाता है। और बिटुमिन दाता नहीं है तो वो एक प्रकार से अब हाइड्रोजन दाता बनने वाला है। कल शिवराज जी और मैं बाहर निकल रहे थे तो मुझे बता रहे थे पिछले बार मक्के का भाव 1200 रुपये क्विंटल था। जब इथेनॉल मक्के से शुरू हुआ तो भाव 2600 रुपये क्विंटल। अब इस साल लोगों ने ज्यादा लगाया तो एकदम भाव डाउन हो गए। आपके छिंदवाड़ा वगैरह में मक्के के रेट कम आ गए। तो मैंने उनको कहा कि इथेनॉल मक्के से बनेगा तो किसानों को भाव मिलेगा। अब मैं वो किसानों को बता दूं, मैं तो किसान, मैं खुद हूं, मैं ज्यादातर किसानों में काम करता हूं, 4 चीनी मिलें चलाता हूं और जितनी बातें मैं करता हूं उसके प्रयोग करता हूं। ये सब मेरे पास प्रूवन एक्सपेरिमेंट है ताकि लोग विश्वास ही नहीं रखते। और मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं, इससे रूरल एग्रीकल्चर इंडिया का तस्वीर बदल जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, इसमें सबसे बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को होगा। मुझे याद है कि मैं जब अध्यक्ष था पार्टी का तो 3 बार एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के लिए मध्य प्रदेश को पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश के इकोनॉमी का बैकबोन है वो एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में सरप्लस शुगर, सरप्लस कॉर्न, सरप्लस राइस, सरप्लस व्हीट, तो प्राइजेस उतनी बढ़ती नहीं। और हमारी स्थिति ऐसी होगी, एमएसपी ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है। तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए अगर हम ये प्रयोग करेंगे तो किसानों का इनकम दुगना नहीं 3 गुना बढ़ेगा। तो मैं कंस्ट्रक्शन में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का उपयोग करने के लिए आप जरूर प्रोत्साहित करिए। ये भी एक रिक्वेस्ट आपको करूंगा। हम लोग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं टूरिज्म के लिए। रिलीजियस टूरिज्म में हम लोग 4 धाम, बुद्ध सर्किट बना लिया 24,000 करोड़ का, राम वन गमन मार्ग 28,000 करोड़ के सब रोड बन रहे। कैलाश मानस सरोवर तक हिंदुस्तान से पिथौरागढ़ से रोड बना रहे, 85% काम हो गया। हम महाराष्ट्र में हमारे पंढरपुर को देव आळंदी से एक पालखी मार्ग 12,000 करोड़ का बन रहे। बेट द्वारका का बना। आपके यहाँ के जो रिलीजियस जगह पर है वहाँ अगर अच्छे रोड बनेंगे, वहाँ अगर अच्छे वॉशरूम्स होंगे, रोड साइड एमिनिटीज होगी, तो मैं आपको और एक बात के लिए अनुरोध करूंगा कि हम 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं।
पेट्रोल, डीजल, वॉशरूम्स अच्छी, इतना उसमें अच्छा किया है कि छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए माँ के लिए भी रूम बनाई है, और पार्किंग है, और उस राज्य का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, फूड वहाँ मिलेगा, पार्किंग अच्छा होगा। फिर मेरे ध्यान में आया कि जब रोड बदल जाता है तो बीच में कहीं 2 एकड़, कहीं 1 एकड़, कोई 3 एकड़ जगह इस खूब पड़ी है हमारे पास। अभी अनुराग जी थे तभी इसको, पॉलिसी को हम सफ़र करके हमने मान्यता दी है। अब वहाँ चार्जिंग स्टेशन, गैस स्टेशन, पेट्रोल डीजल का स्टेशन, उसके साथ साथ वहाँ एक रेस्टोरेंट, पार्किंग, ये आप अगर करेंगे तो मध्य प्रदेश, वॉशरूम्स होगी तो नए रोजगार भी निर्माण होंगे और लोगों को भी सुविधा मिलेगी। हम लोग 350 रोपवेज भी बना रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें भी आप सब लोगों का काफ़ी फायदा होगा और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में इसका उपयोग होगा। बाकी भी राज्य इसके ऊपर जरूर काम करे, यही मेरा आपको सुझाव है। अगर रोड अच्छे बनेंगे और फ्यूल अच्छी आएगी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, 9% पे आएगी। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर 9% आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा, तो हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ एकदम बदल जाएगी। तो रोड से ग्रोथ और प्रोग्रेस, पथ ऑफ प्रोग्रेस, ये रोड है, और इसलिए निश्चित रूप से आप लोग विचार करिए। और एक आपका विषय है, इस पर भी शायद आप विचार करेंगे, जो इनोवेशन में यूज ऑफ अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ये क्या है? अभी जैसे आप ब्रिज बनाते हैं या ये बिल्डिंग बनाते हैं तो 2 पिलर है मेट्रो में, और इसमें 2 पियर के बीच का डिस्टेंस हमारे देश में मैक्सिमम 30 मीटर है। अगर इसकी फैक्ट्री अब सब जगह खुल रही है, अगर ये बनाया तो इसके ऊपर जो ब्रिज, दोनों पियर है, दोनों हमारे जहाँ बीम पियर बन रहे हैं, उसके बीच में डिस्टेंस अगर हमने 100 मीटर तक गए अभी, और उसके ऊपर में हम 100 मीटर तक अगर जाएंगे तो कॉस्ट एकदम 20% कम, 25% कम हो जाएगी। और ऊपर का जो बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट होता है, तो मुझे लगता है कि हमारी कॉस्ट 20% कम हो जाएगी विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। और अभी हमने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया और नागपुर में भी बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में रेलवे है, जो भोपाल से जाती है ना चेन्नई की तरफ, तो हमारे यहाँ, हाँ ये है, ये नीचे में रोड है, बाद में रेलवे है, बाद में इसके बाद हाईवे है, ब्रिज है, और उसके ऊपर मेट्रो है। यानी एक जगह पर 4 चीजें बन गई, तो एक कॉस्ट, यही गति शक्ति का भी पर्पज है। और एक पिलर पर बनता है, ऐसे नागपुर में 3 बने हैं, और अब पूना में और चेन्नई में भी हम बना रहे हैं कि एक ही पिलर होगा, और उसमें नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो, और कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। क्योंकि ये आप अगर एक रेलवे अलग बनाएंगे मेट्रो की और एक रोड, तो 200 रुपये लगेंगे, और अगर एक ही ब्रिज पर दोनों बनाएंगे तो 130 रुपये में काम होगा, केवल 30 रुपये बढ़ेंगे। ये देखो, ये ऊपर में मेट्रो है, नीचे में ब्रिज है, उसके नीचे में रोड है। तो ये इसमें अगर हमने ये टेक्नोलॉजी यूज की अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट वाली, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट की, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जो इसमें नहीं है। उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये मलेशिया की थी। मैंने मुंबई आईआईटी के चीफ, ये जो इंचार्ज थे रवि सिन्हा, उनके साथ कुछ लोगों को मलेशिया और सिंगापुर भेजा। टेक्नोलॉजी है, आईआरसी ने उसको मान्यता दी है, और ये एक ही पियर पर होगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी कॉस्ट इसमें बच सकती है। एक मेरे को आपको रिक्वेस्ट करनी है कि रोड के लिए एग्रीगेट नहीं मिलता, तो 2 चीजें आप करिए कि जिन शहरों में जितना कचरा है, ये स्वच्छ भारत अभियान, जितना कचरा है उसको सेग्रीगेट करिए और रोड में डाल दीजिए। अभी तक हमने 80 लाख टन कचरा डाला है। दिल्ली में गाजीपुर करके माउंटेन है, उसकी हाइट 7 मीटर कम हो गई, दिल्ली मुंबई हाईवे में, और UR2 में, चंडीगढ़ में, बाद में हमने अहमदाबाद डोलोरो में कचरा डाल दिया। पूरे मध्य प्रदेश के नगर परिषद और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पूरे देश में जो कचरा है उसको उठाइए, सेग्रीगेट करिए और रोड में डालिए। तो पहले कचरा डालने से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा जो मेरा प्रिय विषय है वो अभी हमने महाराष्ट्र में 1000 अमृत सरोवर बनाए,
आप एक बार हमारे अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में 36 तालाब बनाए और वहाँ 350 एकड़ ये भी देखो, ये मिट्टी मुरूम हमारे को रोड के काम में आता है, फुकट में काम कर रहे हैं हम लोग NHI की तरफ से। ये पूरा मटेरियल ले रहे, ये रोड में डाल रहे हैं और रोड में डालने के कारण हमको एग्रीगेट मिल गया फुकट में और यहाँ पानी का तालाब खड़ा हो गया। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। आप देखो, आप लोग सर्विस में हो तो आप क्या करते हैं, रिटायर्ड होने के पहले तक आप पहले PF वगैरह इंश्योरेंस मिलता है और अपना जमा डिपॉजिट करते हो पैसा हर महीने में। ऊंट क्या करता है, अपने पेट में पानी स्टोर करता है। अगर ये पानी अगर आपने इन तालाबों में स्टोर किया तो ये पानी जमीन के अंदर जाता है। ये आप समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी, मिनरोलॉजी और क्रिस्टोग्राफी भी है। मैं थोड़ा गया था, हमारे यहाँ जो रॉक्स होते हैं उसके 10 प्रकार हैं: टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लाइट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। अब मध्य प्रदेश में आपको ढूंढना है कि ये रॉक के अलग अलग स्वभाव है, ये पूरे उसमें से ही है। ये रॉक जो पानी पीने वाला है वहां तक नीचे जाना है और आपने वो मिट्टी निकाल कर रोड में यूज करनी है, तो आपका भी फायदा, कॉन्ट्रैक्टर का भी फायदा, देश का भी फायदा, किसानों का भी फायदा। और ये जो पानी है, मैं खुद बता रहा हूं मेरे घर की बात। मेरे यहाँ 60 एकड़ खेती है, 1 घंटा मार्च मई में कुआं चलता था। मैंने मेरे खेत के सामने वाला जो नाला था उसका खोलीकरण, रुंदीकरण किया और वाटर को थोड़ा सा एक कंक्रीट का ये बना दिया, पानी को रोक दिया। अब मेरे यहाँ 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप है और मेरा 60 एकड़ जमीन फुल इरिगेटेड है और कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का इनकम होता है और मैं पूरा इरिगेशन हो गया। पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में 350 एकड़ जगह पानी के नीचे थी, अब 4,500 एकड़ पानी के नीचे आ गई और ये तालाब के कारण आजू बाजू के जगह कुएं का पानी का स्टोर ये लेवल बढ़ गई और किसानों को पानी मिल गया। यानी ये तो आपको 1 रुपए का खर्चा नहीं। गवर्नमेंट से परवानगी लेना है कि वो मुरूम निकाल कर रोड में केवल यूज करने की अनुमति दो, इसकी रॉयल्टी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है, आपके यहाँ भी आप निकाल लीजिए। मध्य प्रदेश में अगर ये इरिगेशन बढ़ेगा, कुएं को पानी आएगा और सबको अगर सोलर पंप लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में लिख देता हूं दुगना होगा और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। तो मेरा वाटर कंजर्वेशन के लिए भी विषय है, ज़्यादा समय की कमी है। अल्टरनेटिव फ्यूल के बारे में अब हाइड्रोजन, अब हम लोग हाइड्रोजन के ऊपर के भी इक्विपमेंट आए हैं। ये जो JCB है इनको मैंने CNG पर कन्वर्ट करने के लिए कहा था, ये लंदन की कंपनी है। तो MD मेरे को ऐसे करा था, कैसे होगा, बोला वो करके लाओ, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। तो JCB हो गया कन्वर्ट, 50% डीजल 50% CNG और रशिया से उनको 1000 JCB का ऑर्डर मिल गया। तो आप ये जितनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है इसको आप अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल इलेक्ट्रिक पर करिए। हाइड्रोजन भी आ गया, अभी मेरे पास गाड़ी है हाइड्रोजन की, कभी आए तो मैं शायद आपको घुमाए, आप मेरे गाड़ी में घूमे, मर्सिडीज से भी अच्छी है, उसका नाम है मिराई, वो जापानी वर्ड है मिराई। मिराई मीन्स फ्यूचर। वी नीड टू थिंक ऑन द लाइन अबाउट द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर अवर डेवलपमेंट। Futuristic vision and futuristic development is related to the progress of our country for the future, और इसलिए हाइड्रोजन हमारा फ्यूचर है। तो आगे हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को भी इस पे लाए। स्टील फाइबर की बात मैंने बताई, वाइट टॉपिंग टेक्निक्स की बात बताई, रिसाइकल्ड एस्फॉल्ट पेमेंट, सॉइल स्टेबलाइजर, पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन, और सबसे अच्छी बात छत्तीसगढ़ में हमने 80 किलोमीटर बाम्बू का क्रैश बैरियर बना है। शायद मुझे लगता है जबलपुर नागपुर रोड में भी जायसवाल जी कुछ जगह बाम्बू यूज किया है। आपके यहाँ किसान बाम्बू लगाएंगे और क्रैश बैरियर लोहे के बजाय बाम्बू का बनेगा, बहुत मजबूत बना है। आपके इंदौर की जो इंस्टीट्यूट है जो इसको टेक्निकली सैंक्शन करती है, उनने टेस्टिंग करके उसको सर्टिफाई किया है। तो ये इको फ्रेंडली है
तो ये भी आप करिए। दूसरा FRP, फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर, बाद में ग्लास फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर बार, ये बहुत अच्छा है, मैंने अपने घर में रखा है। देखो ये स्टील वाले और सीमेंट वाले कार्टेल बना बना के रेट बढ़ाते हैं, और इनको जब तक कंपटीशन नहीं होगी ये जमीन पर नहीं चलेंगे। आप जब अल्टरनेटिव मटेरियल तैयार करेंगे तो बराबर रेट ठीक रहेंगे, कंपटीशन होगी, और मोनोपोली होगी तो रेट बढ़ेंगे। तो ये ग्लास फाइबर स्टील जो है ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी आपने अप्रूव कर दिया अभी। फिर वेस्ट मैनेजमेंट में यूज ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट ये हो रहा है। फ्लैश को एक समय प्रॉब्लम था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि फ्लैश को फ्री ऑफ चार्ज लेकर पहुंचा के देना। मैं कल रात को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे शरद बोबड़े, उनकी तबीयत खराब थी, उनके घर में गया था, तो मैंने उनको कहा आपको याद है आपने निर्णय किया था? बोले हाँ। मैंने कहा वो निर्णय के कारण ऐसा हुआ, अब हमको कोई फ्लैश ही नहीं देता। हमारे सेक्रेटरी अनुराग जी कितने बार पावर वाले के पास गए, यानी जो महत्व नहीं था उसको महत्व आ गया। अब सीमेंट में 35% फ्लैश ऐड होना शुरू हो गया, अब फिर इसके कारण फ्लैश ही नहीं मिल रही। तो ये जो अल्टरनेटिव है फ्लैश जहाँ अवेलेबल है उसका यूज़ करना, रबराइज और प्लास्टिक और बायोबिटुमिन का यूज़ करना, जो तो हम करेंगे आपको बताएंगे। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, रोड पर प्लांटेशन करना। ये देखिए हम लोग 40% पोल्यूशन देश का ये रोड वाले करते हैं। हमारे नेशनल हाईवे में इतने बड़े प्रमाण पर ट्रैफिक बढ़ रहा, रोड गाड़ियां, मैं तो मजाक में कहता हूं कि हिंदुस्तान में भगवान ने देन दी है, दो बातों का एक्सपर्टाइज है, हाउ टू इंक्रीज पॉपुलेशन एंड हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल। दोनों भीड़ के काम कर रहे हैं। और पोल्यूशन 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट हो रहा है, और हमारे यहाँ आपके यहाँ तो कम है, अभी धीरे धीरे एयर पोल्यूशन की समस्या आएगी। तो एक बात हमको इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। तो जो ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा ऑब्जर्व करती है उसको आप लगाइए, और 3 मीटर का पेड़ लगाइए, इसको ई टैग करिए। अभी हमने करीब 78,000 ट्रीज, उसमें से कुछ 100 साल पुरानी थी पैठन में, उसको हमने ट्रांसप्लांट किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ग्रीन हाईवे है आप जरूर बनाइए। मुझे विश्वास है कि इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, these are 3 very very important thing for the country and the society। मैं आपको इतना ही कहूँगा, रोड अच्छे बनाएंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी, प्रगति होगी, इंडस्ट्री आएगी, टूरिज्म बढ़ेगा, पर पोल्यूशन भी कम होना चाहिए। और इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी है कि हर रोड को हम ग्रीन बनाएं और कार्बन डाइऑक्साइड को मैक्सिमम ऑब्जॉर्व करने वाले ट्रीज को लगाएं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश को, हमारी पर्यावरण की भी सुरक्षा करने में हम कामयाब होंगे। नए नए प्रयोग करना, 4 प्रयोग फंसते हैं, 4 चलते हैं। आप में से कोई सेक्रेटरी बनता है, एक बात याद रखिए कि प्रयोग करने के बाद गलती होती है तो तुरंत उसको सस्पेंड करो। इसलिए सरकार में कोई प्रयोग ही नहीं करता। वो बोलता जानू ज़्यादा पैसा खर्चे हुआ तो मेरी इंक्वायरी तो नहीं होगी, फालतू झंझट में काहे के लिए पड़ना। आप ताला बजा रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। तो अगर प्रयोग करने में अगर कमी आती है, इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड फॉरगिव देम, इफ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड तो सजा करो। अभी जैसे ये अनुराग जी ने बताया कि हम ईपीसी में काम करते हैं, उन्होंने मेरे नज़र में एक बात ला के दी, पहली बार मुझे 10 साल में नहीं थी, कि ईपीसी में 2 साल के बाद मेंटेनेंस शुरू होता है। क्यों होता है? बीओटी में उसको 15 साल मेंटेन करना है तो रोड अच्छे बनाता है, और ईपीसी में ऐसा ही बिगाड़ भर्ती काम करता है, हमारे साहब लोगों को मैनेज करता है, सबको लक्ष्मी दर्शन देता है, सर्टिफिकेट लेता है, और हम आपको हाँ बन गया रोड, और 2 साल से गड्ढे पड़ना शुरू। मैं इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट भूमिका मैंने ली है। मैंने कहा 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, 9 डॉक्टरेट मिली। अब आपको एक रिकॉर्ड कि इस बार कितने लोगों की नौकरी खानी है, कितने कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना है। मैं बिल्कुल भीड़ से लगाऊं, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। These are the asset of our country and I am expecting ownership from you. You treat it as it is your asset, it is the asset of the country, it is the asset of the society. You should not compromise with it. और इसलिए क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए।
और अच्छी क्वालिटी रहने के लिए अनुराग जी जब से तभी हमने निर्णय किया कि ईपीसी में भी काम करेंगे तो डिफेक्ट लायबिलिटी 10 साल की होगी। और अब मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास आती नहीं, कि मैंने कहा जहां रोड खराब हुआ चिल्लाओ, मेरे खिलाफ डालो सोशल मीडिया में और मुझे भेजो। मैंने रिकॉर्ड तैयार किया और मेरे यहाँ ऑफिस ही किया है, और पूरे तकरारों को मैं आरओ और पीडी का एक्सप्लेनेशन लेता हूँ। अभी तो मीटिंग बुलाने वाला हूँ कि तुम्हारे इसमें इतने कैसे हुए। दो चीज़ों के, कि क्वालिटी नो कॉम्प्रोमाइज, और दूसरी बात रोड एक्सीडेंट्स। ये रोड एक्सीडेंट में 1,73,000 लोग मरते हैं। 18 से 34 एज ग्रुप में 60% मरते हैं। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था। मेहरबानी करिए, 3% देश का जीडीपी का नुकसान होता है। यंग लड़के, डॉक्टर, इंजीनियर बेचारे चले जाते हैं। उस परिवार पर क्या बीती होगी। और रोड एक्सीडेंट में जो प्रॉब्लम है, एक तो रोड इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम, इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम, लॉ का। हमारे लोगों को कानून के प्रति डर और सम्मान भी सिखाना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को समझाने का काम भी करना पड़ेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बच्चों को सिखाना होगा। पर रोड इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम के लिए हम जिम्मेदार हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने सब सुधार कर दिया। एयर बैग्स 6 लग गई इकोनॉमिक मॉडल में। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके रोड पर जहाँ एक्सीडेंट होता है उसको सेंसिटिव, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल सेंसिटिवनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ह्यूमन बीइंग। आप उसको बहुत संवेदनशीलता से और सीरियसली लो, और जो एक्सीडेंट होता है वहाँ इंक्वायरी करो, ब्लैक स्पॉट का स्टडी करो, और ब्लैक स्पॉट को तुरंत इंप्रूव करो। जहाँ रेड सिग्नल लगाना है सिग्नल लगाओ, जहाँ साइनेज लगानी है वहाँ साइनेज लगाओ, लोगों की जान बचाओ। 1,70,000 78,000 लोग मरे। कोई लड़ाई में नहीं मरे, कोई दंगे में नहीं मरे, कोई कोविड में नहीं मरे। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, मानवता के लिए अच्छा नहीं है। आपके क्षेत्र में आप जहाँ काम करते हो वहाँ हमारे रोड को एक्सीडेंट प्रूफ, कोई एक्सीडेंट नहीं हो। रोड इंजीनियरिंग के कारण इसकी चिंता के लिए आपकी ओनरशिप, आपका सहयोग, आपकी सजगता, आपकी जागरूकता, आपका सेंसिटिवनेस, आपकी जिम्मेदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा विश्वास है कि क्वालिटी एंड रोड एक्सीडेंट, इसके लिए अपना स्वभाव बनाओ और इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। और ये दो चीज़ें होगी तो निश्चित रूप से जिसको एक सस्टेनेबल लाइफ हमारे लोगों को हम दे सकेंगे। जो वर्ल्ड में चर्चा हो रही है डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, हमारा सुखांक, ये सुखांक बढ़ाने में ये भी एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है। पर्यावरण, उसके साथ रोड सेफ्टी, ताकि हम लोगों को सुरक्षित जीवन दें। मेरा विश्वास है कि ये 2 दिन में अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हुए सबसे पहले आपने नया कुछ सीखने की मनस्थिति बनाई, ये बहुत अच्छा हुआ। सेमिनार लिया, ये उससे भी अच्छा हुआ। नहीं तो कोई बड़े लोगों को सिखाना बहुत कठिन होता है। बोलते हैं अरे हम सब मालूम है मेरे को, मुझे समझता है सर। क्या समझता है तुमको? देखो, महात्मा गांधी जी ने कहा, वो याद रखो, गलती होगी तो स्वीकार करो, कोई कमियां नहीं होती। अनुराग जी ने मेरे को समझा, मैंने कहा 10 साल मेरे ध्यान में नहीं आया, मैं बीओटी का जन्मदाता हूं। बोले देखो ये ईपीसी रोड 2 साल में कंडम, ये बीओटी हाइब्रिड यूनिट रोड 10 साल यहाँ कुछ नहीं मेंटेन। मैंने बोला ये बदमाशी है, ये मेरे ध्यान में नहीं आया। अगर अपने ध्यान में अगर गलती आती तो उसको स्वीकार करो और गलतियों को सुधारने की कोशिश करो और परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करो। यू कैन मेक मिरेकल्स। और आपके कार्य से, आपके कर्तृत्व से मध्य प्रदेश हो, भारत हो, हम एक अच्छे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं। मैं अक्सर कहता हूं कि अमेरिका, मैंने अपने यहाँ एक मुंबई में मंत्री था तो मैंने एक स्लोगन लगा के रखा था। मुझे याद है, मेरे मित्र रतन टाटा अब नहीं है, बहुत बार वो मेरे घर आकर मुझे पूछते थे उसके बारे में। मैंने लिखा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक सेंटेंस लिखा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं वह सपना देखता हूँ आप सब लोगों के सहयोग से कि आने वाले समय में इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से भी अच्छा होगा, ये हम करके दिखाएं।
और वो करने में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल आपका है। अगर आप चाहेंगे तो ये निश्चित रूप से, बिकॉज आप ही विश्वकर्मा है, आप ही इसको बदल सकते। केवल आपके मन में ये तय कर दो कि मुझे ये करना है, मैं ये अच्छे तरीके से करूँगा, तो ये देश बदले बिना नहीं रहेगा। यही प्रेरणा, यही विजन आपको इस कार्यक्रम से मिलेगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। It is your eye for details that makes you a visionary and a statesman at that. Thank you very much. May I now request Shri S.S. Salunke ji, Vice President IRC, to kindly propose a vote of thanks. आप सभी से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। धन्यवाद ज्ञापन के बाद हम सब राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम गाएंगे। अपने स्थान पर बने रहें।